हाय बच्चों। आज आपके लिए परसेंटेज का पार्ट सेकंड वीडियो लेकर उपलब्ध हो रहा हूं। जैसा आपने पिछले दो वीडियो को मेरे देखा होगा, जिसमें मैंने एक बेसिक कंसेप्ट बताया था और एक पार्ट वन। और आपसे मैंने बोला था कि पार्ट वन में जो बताए गए परसेंटेज है, जिसमें मैंने आपको दो तरह के परसेंटेज का उल्लेख करवाया था। एक हलवा परसेंट जिसको मैंने बोला था, एक फंसा हुआ परसेंट। अब दोनों परसेंटेज अगर आपने अच्छी तरह से याद किया होगा तो परसेंटेज के प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हो। आज इसी क्रम में हम आपको क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। जैसे आपने अगर क्षेत्रफल और आयतन वाले प्रश्नों को पढ़ा होगा, तो चूंकि क्षेत्रफल और आयतन वाले प्रश्न जो होते हैं, हम मेंसुरेशन में हम देखते हैं इसको, यानी एक मेंसुरेशन पे दो पार्ट में रखा जाता है। एक ऐसे पहले पार्ट में हम उसको क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं, दूसरे पार्ट में आयतन से संबंधित प्रश्नों को देखा जाता है। तो आज आपको सबसे पहले क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को समझने से पहले आपको कुछ आकृतियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको शुरू से ही पता होगा कि त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी होगी, आयत के बारे में जानकारी होगी, समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी होगी। यानी जब त्रिभुज में कई प्रकार के त्रिभुज आपको पाए जानते होंगे आप लोग। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार जब हम चतुर्भुज में आते हैं तो चतुर्भुज के भी प्रकार होते हैं। हाँ, चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं उनमें से आयत और वर्ग संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज और समलंब पर आधारित प्रश्नों को भी पूछा जाता है, लेकिन अधिकतर वर्ग और आयत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चल के आपको और आकृतियां मिलती जाती हैं। हाँ, उसके बाद आप आते हैं आयतन संबंधित प्रश्न। और आयतन संबंधित प्रश्न जब आप देखोगे तो उसमें आपका घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, ऐसे प्रश्न आपको उल्लेख मिलेगा करने के लिए। तो इसी के साथ मेरा नाम संजय गिरी और मेरे चैनल का नाम नॉलेज बाय संजय सर। तो अब हम आपको क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि जो क्षेत्रफल होता है वो 2 डायमेंशन वाली आकृति होती है और आयतन जो होती है 3 डायमेंशन वाली आकृति होती है। यानी हम ये कहते हैं कि क्षेत्रफल जो है में 2 विमाओं का उल्लेख होता है और आयतन में 3 विमाओं का उल्लेख होता है। विमाएं आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई, ये 2 विमाएं हैं। और आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का उल्लेख होता है। जैसे अब आप हमको देख लीजिए, तो मैं आयतन घेरा हूँ, यानी मेरे पास आयतन भी है और मैं क्षेत्रफल भी घेरा हूँ। यानी जिस फर्श पे मैं खड़ा हूँ उस फर्श का सतह मैंने घेर लिया है। यानी मेरे पैरों द्वारा जो क्षेत्रफल नीचे घेरा गया है, मेरे पैरों द्वारा जो नीचे का एरिया, जो नीचे की जगह को मैंने घेरा है, वो निश्चित रूप से क्षेत्रफल हुआ। और फर्श से जैसे ऊपर हम आते हैं, ये हम आयतन भी घेर रहे हैं। इसी प्रकार और भी आयतन संबंधित प्रश्न अगर आपको समझना आयतन वाले वस्तु में, तो जैसे मान लीजिए हवा, आपको जानते होंगे, ये भी आयतन घेरता है। यानी ईंट आपने देखा होगा, पत्थर देखे होंगे, मकान देखा होगा, बस देखते हो, कार, ये सब आयतन सब घेरने वाली वस्तुएं होती हैं। हाँ, जैसे अभी आपसे बोला जाता है कि त्रिभुज, हाँ, त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो याद रहे त्रिभुज हमेशा क्षेत्रफल घेरता है। आयत क्षेत्रफल घेरता है क्योंकि उसमें 2 विमाएं होती, 3 विमाएं होती नहीं है। जैसे मेरा ये व्हाइट बोर्ड देखिएगा, तो व्हाइट बोर्ड की बात करेंगे तो व्हाइट बोर्ड जो आपका ये है, यह निश्चित रूप से यह आपका घनाभ होता है। देख लीजिए यहाँ से, क्योंकि इसके पास लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होता है। यानी यह मोटाई, जैसे घनाभ आप बोर्ड को देखिए तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, और निश्चित रूप से आप यहाँ पर मोटाई देखने के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, लेकिन जिस सतह पर हम लिखते हैं वो आयताकार होता है। देखिए, सामान्यतः आयताकार होता है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि
आयताकार अगर किसी ने कहा कि वर्गाकार होता है तो वर्ग भी एक आयत होता है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामान्यतः जो हम लोगों का बोर्ड होता है जिस पे हम लिखते हैं वो आयताकार होता है, ठीक। यानी इस बोर्ड का जो ऊपरी सतह पर लिखते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं तो निश्चित रूप से हमारा जो बोर्ड होता है वो घना होता है। हाँ, तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यह अगर कैसे हम जानेंगे कि इसने क्षेत्रफल घेरा है, तो निश्चित रूप से आप ये देख रहे इतने स्थान पर अगर हम इस दीवार पर जाए, इस दीवार पर इसको चस्पा किया है मैंने, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि इतनी जगह पर हम कुछ और चीज़ों का काम नहीं कर सकते हैं। यानी अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कोई वस्तु को रखना चाहता हूँ इस जगह पर, यहाँ पर, तो मैं बिल्कुल नहीं रख सकता हूँ, इसको हटा कर हम करना चाहेंगे। यानी इसने इतना जगह बोर्ड ने घेरा, लेकिन बोर्ड के इतने सतह पर हम बिल्कुल ये वाले सतह पर कुछ करना नहीं चाहेंगे। तो निश्चित रूप से यह क्षेत्रफल घेर लिया हम, ठीक। अच्छा, अब आयतन कैसे होगा भाई? देखिए आयतन कैसे घेरा, क्योंकि इसने ऊंचाई भी घेरा है। देखिए यहाँ से ये ऊंचाई आपका हुआ, तो इसके साथ साथ ऊंचाई इतना जगह इसने घेर लिया और एरिया ये घेरा उसमें। और आपको पता होगा कि आयतन बराबर जो होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है बच्चों। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आयत होता है वो 2 डायमेंशनल वाली आकृति होती है, इसमें लंबाई मिलेगी और चौड़ाई मिलेगी। वर्ग में भी वही चीज आपको मिलेगी, लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। कोई भी चतुर्भुज लेंगे निश्चित रूप से वो 2 डायमेंशनल होती है, उसमें लंबाई और चौड़ाई का उल्लेख होता है उसमें। हाँ, यानी कभी भी कोई भी चतुर्भुज बना दीजिए, फर्श पे बना दीजिए, दीवार पे बना दीजिए, कहीं पर बना देंगे, वो निश्चित रूप से जगह घेरेगा, लेकिन जगह के ऊपर, जगह मतलब यानी जिस पे बनाओगे उसका जगह घेरेगा, लेकिन जगह के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, वो रोकेगा आपको नहीं। यानी ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई वस्तु को आप जानना चाहते हो 3 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है, तो उस कंडीशन में क्या करिए, उस वस्तु को रखिए और उस वस्तु जब रहेगा उस वस्तु पर आप उसके ऊपर से या उसको टच करते हुए निकलेंगे, अगर आपको रोकता नहीं है तो समझ लीजिए कि वो 2 डायमेंशनल वाली आकृति है। लेकिन ऐसा होता है कि जब अपने पैर को उससे होकर गुजारेंगे और आपको पैर पर आघात करता है या आपका पैर उस पर चोट करता है, तो निश्चित रूप से 3 डायमेंशनल वाली आकृति है। जैसे आप चल रहे हो, रास्ते में एक ईंट आ जाता है, तो ईंट से जब आपका पैर टच करता है तो निश्चित रूप से इससे सिद्ध होता है कि ईंट भी 3 डायमेंशनल वाली आकृति है और आपका पैर भी 3 डायमेंशनल वाली आकृति है। तो हाँ, और इसके बाद होता है कि 1 डायमेंशनल वाली आकृति क्या होती है, तो हम लोग प्राय लंबाई को, रेखाखंड को या रेखा को हम 1 डायमेंशनल वाली मानते हैं, जबकि वास्तव में रेखा को भी हम वास्तव में खींच नहीं सकते हैं, वो सिर्फ काल्पनिक है। क्योंकि जो रेखा का डेफिनेशन है तो उसके हिसाब से न तो उसमें एक दिशा में फैलना चाहिए, न तो उसमें चौड़ाई होनी चाहिए, न तो ऊंचाई होनी चाहिए, न मोटाई नहीं होनी चाहिए, जबकि ऐसा होता है कि जो हम रेखा खींचते हैं तो उसमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसीलिए वास्तव रेखा खींचना क्या होता है, असंभव होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमने एक रेखा खींचा। तो 1 डायमेंशनल वाली आकृति में आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है, व्यास जो होता है, ये सब 1 डायमेंशनल होती है। और आप याद रखें कि कैसे जानेंगे कोई 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है क्या 3 डायमेंशनल है, तो उसका अगर यूनिट आपको पता है यानी मात्रक पता है, उससे भी क्लियर हो जाता है। मैंने कहा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर मैंने बोला है तो निश्चित रूप से इसमें देखिए मात्रक जो यूनिट आया वो सेंटीमीटर है, और इसमें देखिए सेंटीमीटर बोला मैंने, यानी इसके ऊपर जो पावर है वो 1 है। अगर किसी भी मात्रा के ऊपर पावर 1 आपको मिलता है तो याद रहे यहाँ पर इसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर अगर ऐसे मिल रहा है तो याद रहे कि निश्चित रूप से वो 1 डायमेंशनल वाली आकृतियाँ। लेकिन वो स्क्वायर है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे कंडीशन में याद रखिए जब स्क्वायर में मात्रक है तो जान लीजिए वो एक क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने वाला, यानी एक क्षेत्रफल का मात्रक है। यानी देखिए
सेंटीमीटर के ऊपर पावर 1 है, 1 डायमेंशनल वाली आकृति का ये मात्रक हुआ। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल वाली आकृति का ये मात्रक है। और सेंटीमीटर क्यूब है इसका मतलब 3 डायमेंशनल वाली आकृति का मात्रक है। तो उम्मीद है कि आपको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल वाली आकृतियों के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। फिर भी ध्यान दीजिएगा, प्रायः आपको त्रिभुज मिलेगा प्रश्न में, हमारे आयत मिलेगा यानी चतुर्भुज मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ। बेलन आपने जाना देखा ही होगा, शंकु जानते ही होगे, गोला जानते हो, ये सब 3 डायमेंशनल वाली आकृतियाँ हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि 3 डायमेंशनल वाली आकृति है तो क्या ये 2 डायमेंशनल को नहीं घेरता, बिल्कुल होता। यानी उसका जब क्षेत्रफल, मान लीजिए हमने एक बेलन रखा है तो बेलन क्षेत्रफल भी घेरता है और आयतन भी घेरता है। तो आप उस पर आधारित प्रश्नों को हम प्रारंभ करने जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपको हम लिखवा रहे हैं, ये आपका एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न 2013 में। इसको बताने से पहले बच्चे सुन लीजिए, आपको जैसे हम आपको यहाँ लिख रहे हैं, लंबाई के बारे में आपको जानकारी होगी, चौड़ाई के बारे में जानकारी होगी, ऊंचाई के बारे में जानकारी होगी। अगर लंबाई जो होता है ये 1 डायमेंशनल वाली आकृति होती है, यानी इसका जो मात्रक होगा, ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से ये सेंटीमीटर या मीटर में होता है भाई, और भी मात्रक इसको हो सकते हैं। तो प्राय आपके प्रश्नों में सेंटीमीटर या मीटर देगा। चौड़ाई का भी यही याद रहे, सेंटीमीटर या मीटर देगा आपका। ऊंचाई में भी यही होगा, सेंटीमीटर या मीटर देगा मात्रक बच्चों। तो सुन लीजिए, तो अगर हम लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है तो इसके मात्रक सेंटीमीटर में होंगे। लेकिन अगर हमारा ये एरिया है, एरिया बच्चों, तो एरिया यानी क्षेत्रफल जो होता है ये स्क्वायर में होगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। अगर आयतन है यानी वॉल्यूम है तो उस कंडीशन में याद रखिएगा इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब बच्चों मिलेगा। इन मात्रकों के आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि ये 1 डायमेंशनल वाली आकृति है कि 2 डायमेंशनल वाली आकृति है। एक मिनट बच्चों, सुनो बच्चों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आयत। सुनिए, आयत के बारे में आपको जानकारी होगी कि आयत होता है क्या। तो हम ये कहते हैं कि जिस समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम आयत कहते हैं। यानी जिस समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम आयत कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिस समांतर चतुर्भुज का केवल एक कोण 90 अंश का होता है, यानी मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जिस समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश का हो उस समांतर चतुर्भुज को हम आयत कहेंगे। डिफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हो। दूसरी चीज, आप जानते हो कि एक आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी इसको हम लोग लंबाई कहते हैं बच्चों और इसको हम लोग चौड़ाई कहते हैं, यानी लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं हम इसको। तो अगर इसका लेंथ यह है, ब्रेड्थ यह है, तो इसका जो डायगोनल होता है इसको हम कर्ण बोलते हैं बच्चों, यानी इसके हिसाब से विकर्ण बोलते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और डायगोनल होता है। तो बच्चों यह जो होता है लंबाई चौड़ाई, इसको भी हम लंबाई कहते हैं और इसको भी चौड़ाई कहते हैं। आयत में लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं और विकर्ण को हम डी से डिनोट कर लेते हैं बच्चों। अच्छा, यह जो एक आयत जब भी बनता है तो 4 भुजाओं से घिर के बनता है।
तो निश्चित रूप से ये चारों भुजाओं की लंबाई अगर हम जोड़ेंगे तो हम ये कहते हैं आयत का परिमाप। या तो हम आयत का परिमाप बोलेंगे या तो इसको हम परिमित बोलेंगे। परिमित यानी जिसको अंग्रेजी में हम पेरीमीटर कहते हैं। तो आयत का परिमाप या परिमित जब भी पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चारों भुजाओं को ऐड करते हैं। यानी लंबाई आपका 2 बार हो गया, चौड़ाई भी 2 बार का हो गया। यानी निश्चित रूप से याद लोग फार्मूला करते हैं। यानी लंबाई 2 बार हुआ तो 2l हुआ, चौड़ाई 2 बार हुआ तो 2b हुआ। यानी 2 कॉमन ले लिया तो l + b हुआ बच्चों। यानी आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है ब्रैकेट में। अच्छा, अब इसको मैं क्यों आपको बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। कभी ऐसे प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो बताइए उसके परिमाप में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों इसको एक तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, यानी बेसिक वाले से लगाएंगे तो लंबा होगा, लेकिन वो भी हम आपको बताएंगे। और एक शॉर्टकट में ये होता है कि हमको वहाँ पर निश्चित रूप से ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो इसको ध्यान दीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि एक आयत की लंबाई मान लेते हैं। आप देख सकते हो, माना जो आयत की लंबाई होती है उसको मैंने मान लीजिए यल मान लिया, तथा जो आयत की चौड़ाई हम मानेंगे मान लिया भी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आयत का जब हम परिमाप निकालेंगे हम ये कह सकते हैं आयत का परिमाप। तो आप देख सकते हो फार्मूला आपको याद होगा, तो 2 होगा ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है। प्रश्न में ये बोला है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। यानी अब आयत की जो नई लंबाई निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा नई लंबाई, तो 10% की वृद्धि करेंगे। तो बच्चों हम लंबाई को अगर 100% माने हैं तो निश्चित रूप से जो नई लंबाई आएगी वह पुरानी लंबाई का 110% होगा। 110%। ध्यान सुनिएगा, अगर आयत की लंबाई में 10% की हम वृद्धि कर रहे हैं तो बच्चों निश्चित रूप से आयत की जो नई लंबाई होगी वो पुरानी लंबाई का 110% होगा। यानी पुरानी लंबाई को हम 100% मानते हैं। यानी कोई भी चीज़ होता है पुरानी उसको 100% मानते हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो 100% है तो नई लंबाई जो होगी पुरानी लंबाई का 110% होगा। यानी इसको जब हम हल करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपका आएगा 110 l/100। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% का वृद्धि लंबाई में निकाल लीजिए और उसके बाद पुरानी लंबाई को ऐड करोगे तो आपका 110 l/100 आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम पुरानी लंबाई देखते हैं, हम पुरानी नई चौड़ाई देखते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये भी 110% होगा ये भी, यानी इसका भी 110% हम लेंगे। यानी ये भी 110 b/100 होगा आपका। ठीक है। अच्छा, अब देखो आयत का जो हम नया परिमाप निकालने जा रहे हैं, यानी मैं परिमाप को चलिए P से यहाँ डिनोट कर देता हूँ, यानी P से प्रदर्शित कर देता हूँ। तो यहाँ आयत का जो नया परिमाप निकालेंगे बच्चों वो ध्यान से देखिएगा, ये P' हुआ। तो वही चीज है आपका नई लंबाई आप देख सकते हो। तो नई लंबाई जो है हमारा 110 l/100 होगा बच्चों। अब पुरानी लंबाई 110 l/100 हुआ। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो देखोगे यहाँ से हमारा 110/100 हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों। देख सकते हो 110/100 यहाँ भी है, 110/100 यहाँ भी है,
तो हमारा ये एल प्लस बी बचेगा यहाँ पर। 110/100 अगर हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो निश्चित रूप से इस कॉमन को इसमें जब हम भाग देंगे तो यहाँ एल आएगा, और इसमें 110/100 का भाग देंगे तो यहाँ बी आएगा। ठीक है, ये हमारा नया परिमाप हुआ बच्चों। अच्छा, अब हम परिमाप में वृद्धि हुआ, एकदम क्लियर है, तो लिखेंगे परिमाप में वृद्धि। तो हम क्या करेंगे, नए परिमाप में से पुराने परिमाप को हम घटाएंगे। तो बच्चों इसको देख सकते हो आप, 220 एल प्लस बी बटे 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आया। पुरानी जो परिमाप है वो मेरा 2 एल प्लस बी है, या आप ये चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 110। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें भी अगर कॉमन खोजा जाएगा तो हमारा मिलेगा 2 एल प्लस बी बटे 100। अगर मैं ये कॉमन यहाँ ले लेता 2 एल प्लस बी, बस ये कॉमन बच्चों लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ बचेगा 110/100। देखो 2 एल प्लस बी यहाँ भी है, 2 एल प्लस बी यहाँ भी है, मैंने कॉमन ले लिया, तो 110/100 आपका हुआ, यानी 110/100 हुआ, यहाँ -1 आपका हुआ। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो निश्चित रूप से ये देखो एल प्लस बी ये हुआ आपका, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमको लगता है, देखिए इतना है आपका। ठीक है, तो बच्चों परिमाप में ये आपका आया वृद्धि। अब हमको चूंकि इसका परसेंटेज में पता करना है बच्चों, तो ये जो हमारा वृद्धि आया है, इस वृद्धि को तो हम लिखेंगे। ध्यान से देखो, बट्टे बच्चों, यहाँ कंडीशन ये है कि जो हमारा पुराना परिमाप उसको नीचे लिखेंगे, ठीक, और गुणे 100% लिखेंगे बच्चों। ध्यान से देखिए, इससे इसको हम खत्म करेंगे, और ये 100 नीचे आएगा, 100 से 100 खत्म होगा, हमारा 10% आया। क्या आया? 10%। अब देखो बच्चों, इसमें हमको करना क्या है, अब इतना लंबा हमको लगाना नहीं है। याद रहे, अगर आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि होता है, तो निश्चित रूप से आपको सीधे इसका उत्तर 10% लिखना होगा, क्योंकि मैंने ये करके दिखाया आपको कि इससे समझ में आना चाहिए कि वास्तव में 10% की वृद्धि होगी कि नहीं होगा। जब उसकी लंबाई और चौड़ाई, चूंकि होता क्या, देखिए आयत भी 1 डायमेंशन वाली आकृति होती है, आयत नहीं, इसकी जो लंबाई भी 1 डायमेंशन हो और चौड़ाई भी 1 डायमेंशन होता, तो जब यह 2 डायमेंशन वाली होती है, 3 डायमेंशन वाली रहती है, तब निश्चित रूप से परिवर्तन होता। हम और यहाँ देख रहे हैं निश्चित रूप से 10 और दोनों इक्वल है। इसका मतलब है अगर उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो यानी जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, अगर दोनों में सेम है, तो याद रहे उसका जो पेरीमीटर होता है परिमाप में भी उतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, ऐसे भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया जिससे बेसिक वाले से हमारा क्लियर हुआ कि उसके परिमाप में 10% की वृद्धि हो रहा है। अब बच्चों मैं इसको एक तरीका और बता रहा हूँ आपको हल करने का। ये बेसिक बच्चों, ये हम लोग जब शुरू में 7वीं 8वीं क्लास या 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं तो बच्चों को ये सिखाया जाता है, तो बेस उनका मजबूत किया जाता है। जब ये पूरी जानकारी हो जाती है तो उसके बाद ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले अब देखो, जो दूसरा परसेंट को हम लिखना चाहते हैं, यहाँ से देखो 10% जो होता है 1/10 होता है, आपको पता होगा। यानी जब फ्रैक्शन में इसको हम चेंज करते हैं 10% को, तो 1/10 हुआ। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपका लेंथ भी यही है और ब्रेथ भी यही 10% है। अब देखो ध्यान से, यहां मैंने लिखा ओल्ड,
ध्यान देना, ओल्ड हुआ बच्चों, ये न्यू हुआ, ध्यान देना। तो पहले हमारा लेंथ है, ब्रेड्थ है, यानी लंबाई और चौड़ाई। बोला ये जा रहा है कि उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 10। तो ये मान लीजिए ये जो हमारा होता है प्रारंभिक होता है बच्चों, यानी प्रारंभिक लंबाई हमारा 10 है, और इस 10 का जब 10% लेंगे तो 1, यानी उसकी लंबाई प्रारंभिक 10 है और उसमें 1 की वृद्धि हो रहा है। 10% का मतलब समझ रहा ना, इस 10 का 10% कितना हुआ है, यानी प्रारंभिक लंबाई ये मेरा 10 है, इस 10 का 10% कितना होगा, 1, यानी उसकी प्रारंभिक लंबाई 10 है और उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10, यानी 10% की वृद्धि यानी 1 की हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 11। इसी प्रकार देखिए चौड़ाई भी हमारा 10 है और इसमें भी 1 की वृद्धि होगा तो 11 हुआ। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर हमको देखना हो इसके हिसाब से पेरीमीटर, ध्यान दीजिएगा, यह पेरीमीटर यानी परिमाप हम देखते हैं। तो अगर आपको देखा जाए इस कंडीशन में यहाँ पर यह 10, 10, 20, ये 20 हुआ, जबकि आपको पता होगा जब हम परिमाप निकालेंगे तो जोड़ के इसका दुगुना करते हैं। भाई आपको पता है ना परिमाप 2l + b, यानी इसको जोड़िए और फिर दुगुना किया जाता है। हम दुगुना नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये परसेंटेज में ज्ञात करना है। भाई अगर हम पेरीमीटर का परसेंटेज देखिए पता करना चाहते तो आपको पता होना है ये पेरीमीटर परसेंटेज में, तो यहाँ पर आपका जो पेरीमीटर में वृद्धि हो रहा है उसको या परिवर्तन जो हो रहा है वहाँ लिखते हैं, यहाँ प्रारंभिक वाला लिखते हैं। तो याद यहाँ पर जो भी कॉमन चीज होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक वाले में भी पेरीमीटर में 2 का गुणा होगा और जो परिवर्तन आएगा वृद्धि या कमी उसमें भी 2 का गुणा होगा, निश्चित रूप 2 से 2 खत्म होगा। तो हमको यहाँ पर 2 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप कर लोगे तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी करके दिखाते भी हैं। अब देखो यार इसकी जो चौड़ाई है ये नया पेरीमीटर हो जाएगा 22। अब आप देख सकते हो यहाँ से कि पेरीमीटर में कितना वृद्धि हो रहा है। तो पहले 20 था ओल्ड, अब 22 हुए, यानी 20 था 22 हो गया। तो कितने की वृद्धि हो गया, 2 का। कितना पर हुआ, 20 पर, और हमारे यहाँ हो गया 100%। ध्यान दीजिएगा अगर हम इसको कैंसिल करते हैं बच्चों, 0 से 0 कैंसिल करिए, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपका 10% आएगा। कितना आएगा, 10%। अच्छा बच्चों अगर आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर ही देते हो, जैसे आपके दिमाग में चलता है कि आयत का परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई का योगफल करके उसका दुगुना करना होता है, तो 10, 10 ऐड करोगे 20, 20 का दुना 40 हुआ। अगर ये 40 हुआ बच्चों तो यहाँ भी वही होगा, 11, 11, 22, 22 दूना 44। देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इससे देख लीजिए। यह कभी भी पेरीमीटर निकालना होगा परसेंटेज वृद्धि या कमी तो आप इस तरह से लगा सकते हो। या तो बेसिक वाला मैंने आपको समझा, एक तो ये हो गया। हाँ अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट कर लिया बच्चों। अच्छा अब देखिए अभी मैंने कहा कि ये जितना आता है कि चूंकि हमको पेरीमीटर का फार्मूला जो याद होगा आपको, यहाँ भी लिखा था मैंने आपके सामने कि हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ऐड करके उसका दुगना करेंगे। तो 10 और 10 ऐड किया मैंने, 20 हुआ, इसका दुगना करेंगे तो 40 होगा। अच्छा 11 और 11 ऐड करेंगे 22 होगा, इसका जब दुगना करेंगे तो 44 होगा, ठीक है। अब इसमें देख लो, एक आप ऐसे करके लगाते हैं तो अब 4 आएगा, इंक्रीज हुआ बच्चों हमारा, यानी 4 की वृद्धि हो रहा है कितना पर, 40 पर। तो बच्चों परसेंटेज निकालना है हम इसका, 0 से 0 खत्म हुआ, 4 से 4 खत्म हो गया, यानी 10% भी है। यानी अब सुनिए दोस्तों, पहली बात कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में समान परसेंटेज में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है बच्चों, तो उसका लगाने की जरूरत नहीं है। जो वहाँ पर दिया रहेगा वही वृद्धि या कमी होगी। अगर कमी रहेगी तो 10% क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यानी बिल्कुल कोई भी तरीका आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ
अगर आपको इन दोनों, अच्छा आयत की जगह वर्ग हो जाए तब भी वही बात है। मान लीजिए प्रश्न में करिए यदि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा। मान लीजिए बोला ना, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, तो निश्चित रूप से 10% होगा। क्योंकि याद रहे कि वर्ग भी आपका एक आयत होता है, यानी जितने भी वर्ग होते हैं सबको हम आयत कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक आयत को वर्ग नहीं कहते हैं। तो अगर वर्ग है तो अगर आप ये फार्मूला लगाना चाहिए तो वही चीज होगा, यह 10% आपको 2 बार प्रयोग करना होगा, यानी लेंथ में भी आप 10% रखोगे और ब्रेथ में भी 10% रखोगे, यानी लंबाई में भी 10% रखोगे और चौड़ाई में, क्योंकि अभी मैंने बोला कि एक वर्ग जो होता है एक आयत होता है, तो आपको 2 बार प्रयोग करना होगा। क्योंकि क्षेत्रफल के लिए भाई हमको 2 टाइम तो मल्टीप्लाई करना है, यानी लंबाई और चौड़ाई ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। किसी में भी वृत्त में भी आएगा तो वही काम करेंगे हम। क्यों करेंगे भाई? हाँ, वृत्त में इसलिए किया जाएगा क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल हम लोग याद करते हैं वो पाई आर स्क्वायर याद करते हैं। तो पाई और यह जो आर है वो रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, त्रिज्या को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों। समझ लीजिए इसमें से एक जो त्रिज्या होता है लंबाई का काम कर देगा और एक त्रिज्या जो होता है चौड़ाई का काम कर देगा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल वाले भी प्रश्नों को हम इसी नियम से करेंगे। यानी प्रश्न ये बोल रहा कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो यहाँ परिमाप बोलते हैं, उसमें परिधि बोलते हैं, ठीक है, यानी परिमाप या परिमित बोलते हैं इसमें, और उसमें बोलेंगे परिधि। यानी यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से 10% उसका भी उत्तर होगा। क्यों आएगा अभी बताया मैं कि त्रिज्या देखिए यहाँ 2 बार है, यानी एक बार लेंथ की जगह प्रयोग करेंगे, और यानी एक आर लेंथ का काम करेगा और एक आर वृत्त का काम करेगा। यानी अब ऐसे प्रश्नों को ध्यान रख लीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दे और पूछ दिया जाए उसके व्यास में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो वो भी 10% होगा। भाई देखिए जो 1 डायमेंशनल वाली आकृति बात करते हैं उसमें 1 डायमेंशनल में जो चीजें होगा वही वहां पर भी होगा, यानी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होगा तो उसके व्यास में भी 10% की वृद्धि होगी और उसकी परिधि में भी 10% की वृद्धि होगी। या उल्टा घुमाइए प्रश्न को, वृत्त के परिधि में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 10%। उसके व्यास में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 10। अच्छा, इसी प्रकार वर्ग में भी कंडीशन देखिए, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो ये 10% का होगा, या 10% का परिवर्तन मतलब वृद्धि। अच्छा उल्टा घुमाइए प्रश्न को, यदि एक वर्ग की परिमाप में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी भुजा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो 20% होगा। क्योंकि देखो जो त्रिज्या पूछ रहा हूँ, जो भुजा पूछ रहा हूँ, चाहे लंबाई पूछ रहा हूँ, चाहे चौड़ाई पूछ रहा हूँ, वो परिमाप से पूछ रहा हूँ या परिधि से पूछ रहा हूँ, वो भी परिधि या परिमाप भी 1 डायमेंशनल होता है, और यह जो हम पूछ रहे हैं वो भी 1 डायमेंशनल वाली चीजें पूछ रहा हूँ, तो सेम होगा रेशियो। हाँ बच्चों, लेकिन अगर हो सकता है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, ध्यान सुनिए अगला प्रश्न, तो बताइए उसके परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो बच्चों यहाँ तो आपका 10% है, यहाँ 20% करना हमको है। अच्छा यहाँ 20% करेंगे तो 20% का मतलब आप जानते हो 1/5 होता, आपको याद होगा बच्चों, 20% मतलब 1/5। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न को हम कैसे लगाते हैं। अब देखो ये तो भाई हो गया, वृद्धि हुआ 10 से 11 हुआ, ये आपका 5, यहाँ कितना लिखेंगे भाई 5, और ये हो जाएगा 6। अब ध्यान सुनिएगा,
अगर इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, 15 होगा, देख रहे हो भाई। और 11 और 6 को जब ऐड करोगे तो 17 होगा। ठीक है बच्चों, अब इस कंडीशन में याद रखिए इसमें कितने का वृद्धि हुआ, 2 का। अच्छा, अब ये 2 का वृद्धि हुआ कितने पर हुआ, 15 पर। भाई परिमाप में वृद्धि बटे प्रारंभिक परिमाप हुआ इंटू 100, ये परसेंट हमारा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो बच्चों ध्यान से देखिए, 5 से काटेंगे इसको 3 बार में, इसको 20 बार में काटेंगे, तो हमारा हो गया ये 40/3 हुआ बच्चों प्रतिशत। अगर मैं इसको मिश्र भिन्न में लिखूं तो 13/1/3% होगा, यानी मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो याद रहे 13/1/3% हो। अब बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों में परसेंटेज जो है अलग अलग रहेगा तो निश्चित रूप से आपको ये तरीका लगाना कारगर है, यानी इससे बिल्कुल लगाइए। लेकिन ये दोनों परसेंटेज सेम है तो बिना प्रश्न को सॉल्व किए उत्तर वही दीजिए, 1% बोल दीजिए जो है। लेकिन ये चीजें अब आयत में हम ऐसे चेंज करके करेंगे, लेकिन अगर ये आयत की जगह वर्ग हो जाएगा तो निश्चित रूप से वर्ग में, बस वर्ग में एक ही बार परसेंटेज आपको बोलना होगा। जैसे मैंने कहा, एक वर्ग की लंबाई, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, तो 20%। अगर वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो 20% की वृद्धि होगी, कमी होगी। वृद्धि होगा तो वृद्धि, कमी रहेगा तो कमी बोलेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि हो जाए तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो 40% का होगा। एक वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी हो जाए तो उसके परिधि में 40% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, एक प्रश्न और, यानी 2 प्रश्न मैंने ऐसा करवाया। हाँ, एक चीज और कर सकता हूँ कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दूं और चौड़ाई में 20% की कमी कर दूं। देखो बच्चों, प्रश्न को मैं यही चेंज कर देता हूँ, कमी। तो बच्चों 20% कमी करेंगे तो कमी के लिए यहाँ पर हम माइनस का प्रयोग करेंगे बच्चों। वृत्त के लिए यहाँ प्लस होता, प्लस को मैंने दिखाया नहीं, लेकिन कमी के लिए मैं माइनस दिखाऊंगा। तो इसका मतलब पहले उसका 5 था, अब उसका कितना होगा, 4, यानी 20% चौड़ाई में कमी हो रही है। तो बच्चों उसका प्रारंभिक चौड़ाई 5 था और 20% का, जब हम ये 5 इसका प्रारंभिक चौड़ाई ले रहे हैं, उसका 20% देखेंगे तो 1 आया। तो 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 हुआ, यानी पहले उसकी चौड़ाई थी 5, अब उसकी चौड़ाई 4, 20% कम होने के बाद। अब देखिए 10 और 5 हो गया 15, ये तो सही है, लेकिन यहाँ 11 और 4 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, 15 आएगा। देखो 10 5 15 हुआ, 11 4 15 हुआ। इसका मतलब है निश्चित रूप से बच्चों यहाँ कितना हुआ, 0, यानी यहीं से क्लियर हो गया। अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है, उसके परिमाप में 0 का परिवर्तन हुआ। तो उसका पूछ रहा है उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो 0% का। इसका मतलब ये है उसका परिमाप बदला नहीं। तो आप ऐसे भी प्रश्न को लगा सकते हो। अब चलिए बच्चों अगले टाइप के प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं। अगले टाइप का मतलब टाइप तो यही रहेगा मेरा, लेकिन बशर्ते अब क्षेत्रफल संबंधित प्रश्न आपको देने जाने हैं। तो बच्चों हमको उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के प्रश्न मुंह जुबानी ही बता सकते हो। ठीक है, यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। अभी आपको मैंने परिमाप और परिधि संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाया बच्चों कुछ। अब यहाँ प्रश्न में बोला है कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में 20% की कमी कर रहा है,
तो पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखिए क्षेत्रफल जितना 2 डायमेंशनल वाली आकृति है, तो हम वही चीजें जो भी कर रहे थे उसी के आधार पर चलते हैं। यानी पहले आपका जो 10% आपको दिया गया है, इसको ध्यान दीजिए बच्चों, उस 10% को हम चेंज करेंगे तो 1/10, और 20% आपका जो दिया है उसको जब चेंज करेंगे तो 1/5। अच्छा, चूंकि ये कमी है और ये वृद्धि है तो प्लस, यानी कमी वाले को हम माइनस से दर्शाएंगे, वृद्धि वाले को प्लस से दर्शाओ, चाहे ना दिखाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कमी वाला रहे तो जरूर दर्शाइए। हाँ, ये आपकी मर्जी, आप दिखाइए नहीं, कोई भी साइन मत दिखाइए, दिमाग में रखे रहिए इन चीज़ों को। अब वही चीज़ें हैं कि हम पहले आपको यहाँ करके दिखाएंगे। यह ओल्ड हमने ले लिया, ये न्यू लिख लिया बच्चों। यहाँ हमारा जो है लेंथ हो गया बच्चों, यहाँ आपका ब्रेड्थ हो गया, यानी लंबाई और चौड़ाई हो गया, और यहाँ आपका एरिया होगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, लंबाई ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है पहले 10 है, ये इनिशियल होता है, प्रारंभिक यहाँ है आपका, प्रारंभिक लंबाई यहाँ है, प्रारंभिक चौड़ाई यहाँ है, तो उसकी प्रारंभिक लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 का 10% एक हुआ भाई, इसे तिरिय गुणा करेंगे ना, 10 का 10% कितना हुआ, 1। ठीक है, तो एक वृद्धि करेंगे तो 11 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चौड़ाई इसका 5 था और एक कमी करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसके बाद पेरीमीटर वाले में हम लोग क्या कर ऐड कर रहे थे, लेकिन जब एरिया आता है तो लंबाई से चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 5 से करेंगे बच्चों, हमारा हो जाएगा 50। ध्यान सुनिएगा, इसी प्रकार 11 का 4 से करेंगे तो 44 होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अब एक चीजों को ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अंतर कितना का रहा है, 6 का, यानी पहले क्षेत्रफल हमारा 50 था, अब हो गया 44 है। इसका मतलब हुआ कि कम हो गया बच्चों, कम हुआ, तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल में कमी आएगी। तो कितने की कमी आ रही है, 6 पर, कितने से आ रही है, 50 से, और यहाँ लिखेंगे 100%, यानी 50 से अगर 100 को काटोगे तो 2 टाइम में एक कैंसिल होगा बच्चों, निश्चित रूप से देख सकते हो। तो हमारा आ गया ये 12% आएगा, वो भी कमी लिखना पड़ेगा आपको, यानी उसके क्षेत्रफल में 12% की कमी आएगी। ठीक है, तो ये एक आप तरीका हुआ। अच्छा बच्चों, ऐसा हो सकता है, सुन लीजिए, कि हम इसको और छोटा, ऐसे भी हो सकता है बच्चों के दिमाग में, मतलब ये कैलकुलेशन चूंकि मल्टीप्लाई आसान था तो आसानी से हमने कर लिया। ऐसा हो सकता है कि आप इससे इसको काटिए, देखिए 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। अब देखो यहाँ से अगर आप इससे करोगे तो ये 5 और 5 का मल्टीप्लाई हो गए तो 25 होगा, देख सकते हो बच्चों। और यहाँ से देखो, ध्यान से सुनिए, ये 11 दूना 22 हो जाएगा। अभी रुक जाइए 1 मिनट बच्चों, देखिए ध्यान से, यानी मैं इससे इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 2 से मैंने इसको काटा, 2 से इसको काटा, तो 11 दूना 22। अगर मैं अंतर देखूंगा तो 3 की कमी हो रही है। अच्छा, 3 की ये जो कमी हो रही 25 पे हो रही कि नहीं, बोले कितना जी, 100%। अब यहाँ से भी आप कैंसिल करोगे, देखो 25 चौको हो गया, 4 3 12। यानी आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पर कोई नंबर ऐसे हो जिसको कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत है तो उसको काट के छोटा कर सकते हो। तो किससे काटना बच्चों, ये ध्यान रहे, आपको इससे काटना। यहाँ जो नंबर होगा इससे काट सकते, इस नंबर से इस नंबर को काटना होगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम आपको और भी प्रश्न इसी तरह बताने जा रहे हैं। मान लीजिए, 1 मिनट, मान लीजिए यहाँ प्रश्न में मैं करने जा रहा, आयत की लंबाई में 20% की
वृद्धि बोल देता हूँ और यहाँ जो है 40% की कमी कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। अभी अच्छा, पहले बच्चों ध्यान दीजिए, इसके पहले मैंने जो आपको बोला था उसमें 10% की वृद्धि बोला था और 20% की कमी बोला था। उत्तर मैंने 12% लाया था, ये मैंने आपको ऐसे बताया। ठीक है बच्चों, अच्छा ये हो सकता है आप ये भी नहीं लगाना पसंद करो, तो इस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि बहुत आसानी से लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, जो मैं फार्मूला आपके सामने यहाँ लिखता हूँ। जैसे अगर मैं आपको यहाँ लिखता हूँ ए और ये याद रहे प्लस माइनस ए, फिर बीच में प्लस प्लस माइनस बी। अब इसको मतलब एरिया मत समझिएगा, वैसे मैं फार्मूले में प्रयोग कर रहा हूँ। फिर बीच में प्लस लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ प्लस माइनस ए फिर प्लस माइनस बी बटे 100। याद रहे इसमें से हम 10% यानी जब वृद्धि होगा तो यहाँ प्लस का प्रयोग करेंगे, कमी होगा तो माइनस का प्रयोग करेंगे। और इस फार्मूले का प्रयोग तब करते हैं जब हमको क्षेत्रफल कोई निकालना हो बच्चों। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना हो, या कुछ जगहों पर और जगहों पर हम इसका प्रयोग करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। हाँ, इससे मैं आयतन संबंधित प्रश्नों को भी लगा सकता हूँ, लेकिन यही है कि इस फार्मूले को हम 2 बार प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा, इससे कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए। मान लीजिए आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करते हैं तो मैं +10 लिख रहा हूँ। देखो यहाँ बीच में प्लस लिखूंगा भाई, और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर रहा हूँ तो 20 लिख दिया मैंने माइनस के साथ, फिर प्लस यहाँ लिखा बच्चों, ध्यान से देखना। और हम क्या कर रहे हैं, फिर वही चीज़ यहाँ पर भी वही +10 हो गया और यहाँ -20 हो गया और ये 100 हो गया बच्चों। आप इसको कोष्टक अगर खोलने का नियम जानते हो तो यहाँ तो इसका कोष्टक खोलोगे तो ये तो भाई प्लस ही रहेगा आपका, लेकिन इसका कोष्टक जब खोलोगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होता है, 20 हो गया बच्चों। फिर देखो यहाँ से बच्चों, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा और इस माइनस का प्लस से करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपका ये हो गया 200, मल्टीप्लाई करोगे नीचे हो गया 100, अगर आप कैंसिल करोगे तो इससे 2 आएगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ से +10 और -20 है तो आप ऐसे भी सरल कर सकते हैं, इसको सरल करोगे तो -10 आएगा आपका। देख लो बच्चों, +10 है और -20, यानी मैं समझ सकते हो -20 और +10, इसको पहले सरल कर लीजिए। ये अधिक नंबर है, ये कम नंबर, तो 20 में से हम 10 को घटाएंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। चिन्ह उसका लिखते हैं जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, तो माइनस। अब यहाँ से देखो आपके पास बचा है तो, यानी इसको हल करने पर माइनस, इसको हम ऐसे लिखेंगे -12% का चिन्ह लगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया, यानी सीधे सीधे हमारा ये हो गया -12। आपको दिखाई दे रहा है, माइनस चिन्ह हटा के हम लिख देंगे प्रतिशत, और प्रतिशत तो पूछा ही तो हमको यहाँ प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं है, और माइनस हटा के लिख देंगे कमी। अगर माइनस में आता है इसका मतलब कमी है और प्लस में आता है तो वृद्धि। यानी बच्चों एक तरीका आपने ये सीखा, और यह तरीका जो आप सीख रहे हो इसमें सीधे सीधे आपको पेन और कलम की जरूरत नहीं होती है, यानी निश्चित रूप से आपको अगर ये फार्मूला याद है तो इस फार्मूले से आप काम चला सकते हो। बशर्ते फार्मूला प्रयोग करने आपको आना चाहिए। चिन्ह का ध्यान जरूर रखिएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए इसके लिए। अच्छा बच्चों एक चीज और इसमें दूसरे 1 मिनट, हाँ अब ये 2 तरीके हुए बच्चों। तीसरा तरीका, ये तो मैंने ये वाला तरीका आप तो सीख ही चुके हो, यानी ये 2 एक पहले आपको बताया है तो इससे आप लगा सकते हो।
तो कोसे, हाँ एक बात याद रखिए बच्चों, जब ये हमारा परसेंटेज जो होता है, जो आपको सिखाया था हलवा परसेंटेज होता है, जैसे 10%, 20%, 5%, यानी परसेंटेज जो होता है जब इस तरह का रहेगा 30%, 40%, 50%, 55%, तो निश्चित रूप से हम इसको इस रूल से लगाते हैं, बहुत आसानी से लगा देगा। यानी जो सब मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में इसको आप सॉल्व करके दे दोगे। यानी प्रश्न को पढ़ के मान के चलिए 20 सेकंड से ज़्यादा को आपको टाइम नहीं लगेगा अगर पढ़ेंगे आराम से तो। दूसरी चीज़, लेकिन यही परसेंटेज आपका अगर हलवा परसेंटेज न फंसा परसेंट जो आपको बताया था, यानी जैसे 33 से 1/3%, यानी इसको हम ये कह सकते हैं जब आपका प्रतिशत जो हो, जब हम उसको कन्वर्ट, यानी प्रतिशत में जो आपका मान हो वो किस में हो, मिश्र भिन्न में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इसको इस रूल से नहीं लगाना चाहिए, यानी यह रूल जो हम लगाते हैं इस रूल से लगाना चाहिए आपको। ठीक है, अभी मैं करके आपको दिखाता भी हूं, लेकिन पहले इसको ध्यान से देखिए। आयत की लंबाई में, अगले प्रश्न में मैं बोल रहा हूं कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए। ध्यान से देखना बच्चों, अगर ऐसा करते हैं तो इसको यहाँ देख सकते हो, यानी 20% को अगर हम चेंज करते हैं बच्चों, यहाँ से देखो तो 20% का मतलब अभी आपको ने देखा 1/5। 40% को जब आप कन्वर्ट करोगे बच्चों, 40% को, तो हमको लगता है 2/5 होगा। देखिए 40/100 हुआ, 20 से काटिए 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसकी जो आयत की लंबाई है 20% की वृद्धि हो रही है, यानी अब ये वाला रूल हम लगाने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। इसको भी ये वाला तो रूल अभी लगाएंगे नहीं यहाँ पर इस तरीके से। अब देखो भाई, अगर आप इस रूल से लगाते हो, इस वाले रूल से, तो सेकेंडों में उत्तर आपका आ जाए। देखो ये 20% है, ये 40% है, तो 20% है तो ये आपका 20 लिखा आपने, वृद्धि है तो प्लस लिखा भाई। 40% की कमी है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होकर माइनस हुआ बच्चों। फिर यहाँ देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस तो होता ही है, लेकिन आप एक का मान प्लस में ले रहे हो, दूसरे का मान माइनस में ले रहे हो, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और 20 और 40 तो रहेगा ही रहेगा। नीचे 100 है, देख लो भाई, 00 खत्म कर लो। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -20 आया, और इसको सॉल्व करोगे तो -8 आया। यानी भाई देखो 40 में से 20 घटाओगे, यानी 40 में से 20 घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -20 आएगा। माइनस क्यों लिख रहा हूँ, जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। यहाँ से इसको हल करेंगे तो -28 आया, इसका मतलब है कि 28% की कमी होगी। ठीक है, अब इस ये वाला तरीका, यानी अभी तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, यानी यह इसमें पेन और कलम, पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब इस तरीके से देख लो भाई, इसका लंबाई जो है कितना है, ध्यान से देखिएगा, इसकी लंबाई कितनी है 5, पुराने वाली, वृद्धि हो रहा है तो 5 से ये हो गया 6, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसकी चौड़ाई जो पहले कितना था, 5 था, कमी हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, कमी, देखिए बोला कमी, तो इसमें से हम कम करेंगे भाई, 5 में से 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 3। अच्छा बच्चों, अब की बार देखो, मैं काटने के चक्कर में तो हूँ, देखो ध्यान से, इस 3 से तो 5 नहीं कटेगा, न इस 5 से 6 कटेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम ये देखो ऐसे करते हैं, तो 5 25 25, ये सही है, ये 6 3 18 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ध्यान से देखिए, तो 25 और 18 का जो अंतर होगा वो आपका कितना होगा, 7 होगा कि नहीं बच्चों। चलिए 7 लिखा मैंने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर 7 का डिफरेंस आया है तो 7 हमने डिफरेंस लिखा बच्चों। अच्छा, 25 से 18 हो रहा है, यानी पहले क्षेत्रफल 25 था, अब हो गया 18, यानी इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी हो रही है, बिल्कुल कमी हो रही है। तो कितना कमी हो रही है, तो इस पर हो रहा है भाई,
और ये 100% आपका हुआ ही, इससे कैंसिल करिए। 25 से ये 4 टाइम में होगा, यानी 28% आया कि नहीं, और ये कमी आपको पहले ही पता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी आपको ये तरीका भी बताया था, इसमें भी सीख लीजिए। मैंने ये भी कहा था इससे देखिए कटेगा कि नहीं, नहीं कटा, इससे ये नहीं कटा। लेकिन इस बार मैंने ये चीज़ देखा है कि किसी बच्चे के दिमाग में ये आता है, चलो यार इस 5 से इस 5 को काटते हैं वन टाइम में। पक्का है, इस 5 से ये 5 काटा 1 टाइम में, और इस 5 से इस 5 को काटा 1 टाइम में, एक बार में। तो कहता है इसको भी हम काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कोई बात नहीं, कर लिया उसने। अब वह एक और एक का मल्टीप्लाई करता है और यहाँ लिखता है 1, मतलब एक और एक का गुणा किया तो 1 लिखा। इसी प्रकार यह 2 और 1 का गुणा किया उसने, चलो भाई 2 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आया भाई। ठीक है, अंतर वो कह रहा है कि 1 होगा। अब देखो, अब वो क्या कहता है, अंतर यहाँ 1 लिखता है, कितना पर, 1 पर, और कितना परसेंट ले रहे बच्चों, 100% लेगा ही लेगा। ठीक है, अब देखो इससे इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 100%। यानी भूल के भी आप ऐसा काम मत करिएगा, हाँ, इसलिए नहीं कैंसिल करने लेकर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा भाई। और जब हम क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा एरिया जो परसेंटेज होता है वो कहा जाता है। यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, और यहाँ प्रारंभिक होता है। तो भाई जो प्रारंभिक प्राप्त करोगे उसमें तो हम मल्टीप्लाई करके प्राप्त करेंगे। हाँ, वृद्धि या कमी जब निकाला जाता है तो यहाँ पर जो हमारा इससे मल्टीप्लाई, यानी इसके वाला जो कॉमन होगा और इसके वाला जो कॉमन होगा उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, न कि इसमें इसको कैंसिल करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, कि कभी भी कैंसिल आउट का आपको करना है तो बच्चों इससे इसको ख़त्म करिए, इससे इसको ख़त्म कर सकते हैं, न कि इससे इसको और न तो इससे इसको। ठीक है, तो एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में इतना हो गया, तो निश्चित रूप से ऐसे लग गया। अच्छा बच्चों, अब एक चीज़ ये हो सकता है कि मैं प्रश्न को हल्का सा और चेंज करूं। आयत की जगह मान लीजिए हमने कुछ और कर लिया, मान लीजिए आयत की लंबाई में मान लीजिए प्रश्न बोल दिया जाए 14 सही 2/7। अब देख सकते हो आयत की लंबाई में 14 से 2/7% की हम वृद्धि कर देते हैं, चलिए, और चौड़ाई में 12 सही बटा 2% की कमी कर देते हैं, 12 से 1/2% की कमी करते हैं। अब देखो ध्यान से, अब सुनो, बच्चों अब इसमें ध्यान दीजिए बच्चों। अब यहाँ जो आपका जो परसेंटेज दिया जा रहा है उस परसेंटेज में ये जो देख रहे हो मिश्र भिन्न है बच्चों। अगर मिश्र भिन्न आता है तो मैंने अभी बताया है कि आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो इससे लगेगा, ये नहीं है, लेकिन लगेगा तो टाइम ले लेगा यह, इसको आप कर सकते हैं इस फार्मूले से भी, लेकिन इससे करोगे तो टाइम लेगा। तो हमको क्या करना होगा बच्चों, तब ये तरीका हमको अपनाना होगा, इससे आसानी से आपका लगेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यहां से, जैसे आपके सामने मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, 14 सही 2/7%। प्रश्न देखो हल्का सा बस वही चेंज किया मैंने, 1 मिनट। इसमें आयत की लंबाई में 14 से 2/7% की वृद्धि हो रही है। तो अगर हम 14 से 2/7% को कन्वर्ट करते हैं तो 1/7 होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे।
याद करने के लिए मैंने बोला था 14 से 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 भिन्न के रूप में। इसी प्रकार 12 से 1/2% को हम लिखेंगे 1/8। ठीक है बच्चों, यह ध्यान दीजिएगा, यह वृद्धि है और ये क्या है, कमी। चलिए अच्छा, अब इसकी लंबाई देखो बच्चों, पहले 7 था, ठीक है, और 1 की वृद्धि हो गया तो ये हो गया 8। ये भी क्लियर है। इसकी चौड़ाई जो पहले देखो बच्चों, इसकी जो चौड़ाई ध्यान दीजिएगा, यह चौड़ाई इसकी पहले 8 थी और इतने प्रतिशत की कमी हो गई, यानी 8 का 12 से 1/2% जो लेंगे वो 1 होगा, यानी हो गया 7। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा होगा, यानी उसकी लंबाई में 14 से 2/7% की वृद्धि हुआ, मैंने लिखा देखो यहाँ पर। उसकी चौड़ाई में इतने प्रतिशत की कमी हुआ, ये भी मैंने लिखा। अब यहाँ देखिए, उसकी लंबाई थी 7, हो कर दिया 8, इसकी चौड़ाई 8 थी और कमी हो गई जिसके नाते 7 हो गए। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें जो 7 है, इस 7 से इस 7 को हम कैंसिल करेंगे, अभी सिखाया था मैंने आपको। अगर आप नहीं कैंसिल करोगे तब भी लगा लोगे बच्चों। इस 8 से इस 8 को कैंसिल करोगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी यहाँ से देखोगे इसके क्षेत्रफल में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब है 0%, यानी इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम इस नियम से देखिए इसको सेकेंडों में लगाए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस नियम को यहाँ लागू करते हैं बच्चों। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, जगह नहीं मेरे पास है। तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, किस रूप में इसको आपको कन्वर्ट करना होगा, तो 14 सत्ते 98 200, यानी इसका मतलब ये 100/7% हुआ, ठीक है। 12 दूना 24 से 25, इसको कन्वर्ट करोगे तो 25/2 होगा बच्चों प्रतिशत। ध्यान से, यानी मैं ये लॉजिक लगाने के लिए अब इसको मैं भिन्न में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए मैंने इसको कन्वर्ट किया है। अब चलो भाई फार्मूला लगाते हैं हम, यानी इसके हिसाब से 100/7 हुआ, वृद्धि है भाई, प्लस में प्रयोग करेंगे, यहाँ पर माइनस होगा, अगर मान रखेंगे इसका मान माइनस में रखेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा। ये 25/2 हुआ बच्चों, ठीक है। चलो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ भी माइनस आएगा, आपको भी बताएगा कैसे माइनस ये आ रहा है आपको। अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा बच्चों। तो आप देख सकते हो कि इसको, ये जो 100/7 है, ये 25/2 है और नीचे हम कितना लिखेंगे 100। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हुए देखो, यहाँ हो गया 100/7 हुआ आपका, ठीक है, माइनस 25/2, ये भी सही है। इसको देखो बच्चों, यह 100 तो लिखोगे, 25 भी लिखोगे, और ध्यान रहे बच्चों, यह जो 7 आपका आया है 2 नीचे आ जाएगा, नीचे 100 तो पहले से ही है। इस 100 से इस 100 को आप खत्म कर दोगे बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 100/7 हुआ, 25/2 हुआ और यहाँ 25/14 हुआ, ठीक है। अब हम इसको सरल करना जानते हैं बच्चों, तो 14 अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो देख सकते हो, ये 7 से काटेंगे, 14 का 2 बार में कटेगा, ये आपका 200 हो गया, ठीक है। 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में, तो 7 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 हुआ। 14 से 14 को काटेंगे एक बार में, यहाँ भी 25 आएगा आपका। तो 14 से 14 को काटोगे एक बार में, एक का 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हुआ। अब बच्चों इसको कैलकुलेशन करोगे तो -175 और -25 मिलकर 200 हो जाएगा, ये भी -200, ये 200, हल करने पर 0/14 आएगा, यानी इसका मतलब 0। यानी अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग करके बच्चे करते हो तो निश्चित रूप से आपको इतना टाइम लगेगा कि जब आपका मतलब फंसा हुआ परसेंटेज आएगा तो उस कंडीशन में आपको ये तरीका अपनाना उचित रहेगा। अगर फंसा हुआ परसेंटेज नहीं रहेगा
इसका मतलब आपका हलवा परसेंटेज अगर रहेगा तो निश्चित रूप से आपको इस तरीके से लगाना उचित रहेगा। आप आसानी से प्रश्नों को दे दोगे सर। हाँ, यही होता है कि आप किसी भी नियम से आप करिए, लग जाएगा जरूर, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किससे करना चाहते हो। चलो बच्चों, अब अगले प्रश्न को आपको बताने जा रहे हैं। तो इस तरह तो ये तो आयत संबंधित प्रश्न थे। वर्ग में भी यही चीजें हम करेंगे, ठीक है। कोई कहीं से नया चीज नहीं आएगा बच्चों। अच्छा देखो, मान लीजिए हम ये अब आयत की जगह हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज में भी हम इस सूत्र को प्रयोग कर सकते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए। देखिए मान लीजिए मैं ये कहता हूं, तो प्रश्न आपका ये है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया हुआ प्रश्न है। बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज के आधार में 33.3% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 16.2% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। अब बच्चों त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी होगी। अगर आपको जानकारी होगी तो मैं आपको यहाँ पर साइड में बताना चाहता हूँ कि हम त्रिभुज के प्रकार बहुत जानते हैं। उस त्रिभुज में से एक त्रिभुज मैं बनाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इसको ये देख रहे हो ना, इसको मैं आधार कहना चाहता हूँ और यहाँ से मैं लंब गिराऊंगा त्रिभुज के किसी शीर्ष से। देखिए यहाँ से गिरा रहा हूँ, इस लंब को ही त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। यानी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर जब हम लंब गिराएंगे उस लंब को हम त्रिभुज की ऊंचाई कहेंगे या लंब को भाई, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग याद करते हैं कि हीरो का फार्मूला आप याद करते हैं, ठीक है। लेकिन एक फार्मूला और हम लोग याद करते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ए बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंबाई, लंब, या हम इसको ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही चीजें हैं जो आपने पढ़ा है आयत के क्षेत्रफल में, उसमें लंबाई और चौड़ाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ भी एक को मान लीजिए लंबाई, एक को मान लीजिए चौड़ाई। हाँ, ये जो 1/2 आ रहा है, तो जब हम इसका प्रतिशत पता करते हैं, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो उस कंडीशन में ये 1/2 नीचे भी आएगा, यानी इनिशियल यानी प्रारंभिक वाले में, और 1/2 कहाँ आएगा? ऊपर। ऊपर कैसे आएगा? जैसे भी होता ना क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर जब होगा तो लिखते क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल में वृद्धि लेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब है कि नया वाले क्षेत्रफल में से पुराने वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे, और दोनों जब घटाएंगे भी तो दो क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों क्षेत्रफल में हमारा 1/2 आएगा कि नहीं? अरे नया क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें भी 1/2 आएगा, पुराना क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें भी 1/2 आएगा, और दोनों का अंतर करेंगे तब भी उसमें 1/2 आएगा। अब समझ लीजिए दोनों में से, पुराने वाले क्षेत्रफल में से और नए वाले क्षेत्रफल में 1/2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब बटे होता है प्रारंभिक क्षेत्रफल, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल में भी 1/2 आएगा, तो 1/2 प्रारंभिक क्षेत्रफल वाला, और वहाँ जो घटाए हैं उसमें से 1/2 जो कॉमन लिए उसको कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब है कि आपको 1/2 से कोई लेना देना नहीं है। जब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछेगा तो हमको ये 1/2 से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब इसी यानी जो हम पहले फार्मूला लगा रहे थे उसी फार्मूले से इसको लगाएंगे। अब देख सकते हो बच्चों। अच्छा, अब यहाँ परसेंटेज को ध्यान दीजिएगा। ये परसेंटेज आपका फंसा हुआ परसेंटेज, यानी मिश्र भिन्न में, तो निश्चित रूप से मैं ये फार्मूला आपको नहीं कहूँगा लगाइए। आप चाहिए तो लगा सकते हैं, लगेगा इससे भी, अभी लगा के मैंने दिखाया भी, तो आपको इससे लगाना होगा, ठीक है। तो बच्चों मैं आगे निकलता हूँ इसको बताने के लिए। ये चीजें तो आपको जानकारी हो चुकी होगी। चलिए अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ वही चीजें ओल्ड लिखोगे बच्चों। अच्छा, क्षेत्रफल है भाई बच्चों, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें से आधार हो गया आपका, या आधार को हम 20 से दिखा देते हैं, बेस,
और याद रहे ऊंचाई को एस से दिखा देते हैं, ठीक है, वही चीज है। इसको आप एरिया, ठीक है, यहाँ से पहले चेंज करते हैं। 33 सही 1/3% है, इसको हम 1/3 कहते हैं भाई। और 16 सही 2/3% है बच्चों, ध्यान दीजिए। 16 से 2/3% आपने अगर याद किया होगा तो आपको पता होगा 1/6 का मान होता है, ठीक है। अच्छा, यह कमी है बच्चों, ये वृद्धि है। तो अब सोच सकते हो कि पहले उसका आधार था 3, अब 1 बढ़ गया तो हो गया 4। पहले उसकी जो ऊंचाई थी वो थी 6, और यहाँ से देखो कमी हो रही है, कित हो गई 5। मैंने काटने के लिए आपको बताया था बच्चों, यहाँ चेक कर सकते हो। देखो यहाँ से कैंसिल आउट करिए आप, इससे ये तो कटेगा नहीं, लेकिन ये कटने लायक है। 2 दूना 4 नहीं, 2 3 6 हुआ बच्चों, ये 2 दूना 4 हुआ। अब यहाँ से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, और 5 दूना 10। आप देखोगे कितना का परिवर्तन हुआ, 1 का। ये 1 का परिवर्तन यानी 1 बढ़ा के घटा, बढ़ा देखिए 9 से 10 हुआ, 1 वृद्धि हुआ, कितने पर हुआ जी, 9 पर। और यह कितना जी, 100। यानी इसको आप लिखोगे 11 सही 1/9%। अच्छा बच्चों, 9 से 10 हो रहा है तो वृद्धि है कि कमी है, तो हम लिखेंगे वृद्धि। तो बच्चों हमको समझ में आ रहा है, इस चीजों को आप अच्छी तरह से समझ गए हो। अच्छा, अब ऐसे और भी प्रश्न आपको बच्चों हम करने के लिए दे रहे हैं। सुनिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो बोला जा रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखिए, घन आप जानते होंगे, घन जो होता है, समझ लीजिए एक घनाभ है, लेकिन प्रत्येक घनाभ को हम घन नहीं कहते, लेकिन प्रत्येक घन को हम घनाभ कहते हैं। यानी इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो होगा। ये आप घन आपने देखा होगा, जैसे आपने डाइस देखा हो, डाइस यानी लूडो का आपने छक्का जिसको कहते हो आप लोग, या तो आपने देखा होगा उसमें 6 फलक होते हैं, यानी 6 सतह आपको मिलेंगे। सतह बोलो, पृष्ठ बोलिए, है जी, या सरफेस बोलते हैं हम लोग। तो उसका जो सतह होता है 6 होता है। तो प्रश्न में ये बोला है कि अगर एक घन के बारे में आपको जानकारी होगी, यानी घन में कितनी भुजाएं होती है, तो 12 भुजाओं से मिलकर बना होता है। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको एक चीज कापी उठाई के देता हूं, दिखा लीजिए, जैसे समझ लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, इसी को मान लीजिए, एक चीज रुक जाइए, एक मिनट तुमको दिखाते हैं। चलिए, इसी एक किताब ले सकते हैं। अगर आप इस किताब को ध्यान से देखेंगे तो इसी को हम मान के चलते हैं कि घन, जबकि है घनाभ। किताब हो व काफी सामान्यतः घनाभ ही होता है। तो एक आपको सामने का सतह दिखाई दे रहा है, जिसको हम फलक कहते हैं, फलक बोलेंगे, सतह बोलेंगे, पृष्ठ बोल देंगे, तल बोल देंगे इसको। तो एक सतह यह हुआ, एक पीछे का सतह हुआ 2, एक इधर का सतह ये 3 हुआ, फिर ये 4 हुआ, एक आपको 5 दिखाई दे रहा है, एक 6। यह जब घनाभ या घन बनाया जाता है तो 12 भुजाओं से मिलाकर बनाया जाता है, यानी काउंट करिए तो 12 भुजाएं आपको मिलेंगी इसमें। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, तो अलग से आपको घन और घनाभ के बारे में वो जानकारी देंगे। बस इसमें काम चलाने के लिए आपको बताया जा रहा। तो बोल रहा है कि एक घन का प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दीजिए, यानी जितनी भुजाएं 12 भुजाओं को
कितना करा 50% बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी सतह मतलब समझ रहे हो ना, यह एक यह कहो चाहे यह कहो चाहे यह कहो चाहे, यानी उसका क्षेत्रफल एक का पूछ रहा है, उसकी सतह का क्षेत्रफल यानी जितनी भी सतह है सबका क्षेत्रफल पूछ रहा है कितने प्रतिशत। अगर मान लीजिए इसका एक सतह 20% से बढ़ा होगा तो निश्चित रूप से दूसरा भी ऐसा इसलिए होगा कि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। यानी समझ लीजिए इसको हम अगर लंबाई कहते हैं और इसको चौड़ाई कहते हैं और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऊंचाई, तो घन में यही होगा, तीनों सेम होगा। यानी लूडो जब खेलते होगे तो उसमें आपने देखा होगा, जो पासा आपने देखा होगा, देखा उसको हम पासा कहते हैं, उसमें सब बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो जब तीनों बराबर होगा तो निश्चित रूप से यह इसका अगर क्षेत्रफल 20% बढ़ेगा तो दूसरे वाले का भी कितना 20%, ठीक। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ते हुए बस एरिया पूछ रहा है। अब एरिया चाहे किसी का भी पूछे भाई, मैंने बोला किसी का भी एरिया आपसे पूछा जाएगा, कोई भी आकृति है एरिया पूछेगा, आप यह फार्मूला और यह फार्मूला दोनों प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ परसेंटेज आप देख सकते हो तो निश्चित रूप से 50% है। अभी 50% अभी आपको बताया गया कि इस हलवा परसेंटेज में हम गिनती करते हैं, तो इसमें बिना पेन और कॉपी के बिल्कुल लगा लोगे, ठीक है। अब देख सकते हो 50% बढ़ गया, चलिए भाई तो 50 वहां लिखोगे, ठीक है। अच्छा, घन की सभी भुजाएं 50 से, घन की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, यानी चाहे भुजा बोलते हैं चाहे कोर बोलते हैं हम। तो अब हमको 2 बार प्रयोग करना है भाई फार्मूले में, इसमें 2 बार प्रयोग करना है, एक ही बार हमारा परसेंटेज दिया है, यहाँ भी 2 बार प्रयोग करना होता है, तो कुछ नहीं वही 2 बार प्रयोग कर दीजिए 50% ही, यानी यहाँ 50% देखिए 50 ये होगा 50 ये होगा, दोनों बढ़ रहा है ना, तो 50 हो गया 100, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 50 और 50 का मल्टीप्लाई करोगे 2500 आएगा। अब 2500 में 100 का जब हम भाग देंगे तो निश्चित रूप से 25 आएगा, तो यहाँ 50 50 100 और ये 25 आया 125, यानी हमारा इसमें आप ऑप्शन 125 चेक करते तो देखो भाई, अब यहाँ से देख लो, देखिए यहाँ पर 50 धन 50, फिर देखो यार ये सब वृद्धि है तो हमारा कहीं भी माइनस नहीं आएगा भाई, तो यहाँ 50 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे, यहाँ 100। अब चाहिए 00 से 00 खत्म करिए, अब देखिए ये 100 हुआ, 5 × 5 = 25, 125 पर। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा, सलूशन इसका। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न को लिखवा रहे हैं, यदि एक घन का प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो बच्चों अभी घन का मैंने बोला था, इस प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर यही है, वहां पर बोला था उसकी सतह में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, तो सतह में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो यह सतह चाहिए, सतह चाहिए, यह कितने प्रतिशत का परिवर्तन, तो हमने वहां पर निकाला था 125%। एक बात याद रखिए बच्चों, 125% उसके प्रत्येक सतह में वृद्धि हो रहा है 125%, तो याद रहे इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी 125% का वृद्धि होगा। अरे भाई सबसे पहले एक बात याद रखिए, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है वो 6a² होता है, आपको पता होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो प्रारंभिक होगा 6a² होगा, तो जो नया आएगा उसमें भी तो 6 आएगा, पक्का आएगा। अब 6 देखिए दोनों में कॉमन हो गया, पुराने वाले में और नए वाले में। अब जब हम प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालते हैं तो परिवर्तन ऊपर लिखते हैं और प्रारंभिक नीचे लिखते हैं, तो परिवर्तन में भी 6 कॉमन आएगा और नीचे प्रारंभिक में भी 6 है, 6 से 6 खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, घन की प्रत्येक भुजा यानी प्रत्येक सतह में जितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, याद रहे उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी उतने ही प्रतिशत का परिवर्तन होगा।
यानी इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से लगाओगे, कोई कहीं से दिक्कत नहीं। और पहले ही शुरू में आपको बताया गया है, देखिए 2 डायमेंशनल वाला अगर है कोई भी मात्रक, जगह संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का मात्रक या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही होता है हमारा। अगर और भी मात्रक होंगे मिलीमीटर, यानी स्क्वायर में जब भी कोई मात्रक आएगा तो सब में एक ही रूल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका भी उत्तर आपका 125% होगा। चलिए अब अगला सुनो बच्चों, अगला जो प्रश्न बोला है, यदि एक वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो बच्चों, मैंने बोला था कि जो परिधि होती है वो भी, इसका जो भी मात्रक हम लिखते हैं तो सेंटीमीटर या मीटर लिखा जाता है, यानी 1 डायमेंशनल होता है। त्रिज्या भी और व्यास भी, यानी इसका मतलब अगर प्रश्न को मैं ऐसे सोचूं, यदि एक वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी जाए और पूछ दिया जाए उसकी त्रिज्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तब भी कितना होगा 50। देखो, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि तीनों 1 डायमेंशन में आता है, और निश्चित रूप से तीनों का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर सेम होते हैं बच्चों। तो जितना प्रतिशत इसमें कमी या वृद्धि होगा, बाकी उसकी त्रिज्या और व्यास में भी वही कंडीशन चलेगा बच्चों। ठीक है, तो अगर वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी हो रही है परिधि में, तो निश्चित रूप से इसकी त्रिज्या में भी 50% की कमी होगी, बस। और आपको पता होगा यह वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, यानी उसमें आर जो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, जब वृत्त का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर सोचते हैं तो निश्चित रूप से प्रारंभिक क्षेत्रफल हो, नया क्षेत्रफल हो, इसमें क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालेंगे तो पाई कॉमन आएगा। प्रारंभिक वाले में पाई रहेगा, परिवर्तन में भी पाई रहेगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। यानी हमको बस वही सब जो तरीका पहले से प्रयोग करें, हम बिल्कुल वही प्रयोग करेंगे। हाँ, अब आपको करना है 50% है, यानी -50। देखो भाई, लिखेंगे, ध्यान सुनो, प्लस यहाँ भी -50 लिखोगे, कोई बात नहीं, प्लस लिखोगे, यहाँ -50 लिखोगे, यहाँ भी -50 लिखोगे। भाई वृत्त के क्षेत्रफल में रेडियस देखिए स्क्वायर 2 टाइम है कि नहीं, तो इसी प्रकार उसकी परिधि में अगर 50% की कमी हो रही है तो त्रिज्या में भी 50% की कमी हुई, इसीलिए मैं 50-50 को 2 बार लिख रहा हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, ये -50 और ये -50, यानी आप सरल करोगे तो -50 फिर -50, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होता है बच्चों, और यहाँ इस 50-50 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 हो जाएगा, नीचे आपका ये होगा। ये देखो, 00 से 00 खत्म हुआ, ये दोनों माइनस में, तो ये -100 होगा, +25। अगर हल करेंगे तो -75 आएगा, यानी माइनस ये बताता कि कमी है, क्या जी, कमी। यानी आपका जो ये ऑप्शन है ये हो गया 75। यानी देखिए परसेंटेज को देखने के बाद हम यही तरीका अपना रहे, अब ये वाला छोड़ दें हमें, इसको भी आप वही तरीका कर सकते जो पहले करवाया जरा, ठीक है। 50% का मतलब 1/2, देख लो। अरे एक बार रेडियस यहाँ देखो, फिर दूसरी बार रेडियस देख लो, ये लेंथ का काम करेगा, ब्रेथ का काम करेगा, कोई बात नहीं। और आपको पता होगा 50% को जो कन्वर्ट करते तो 1/2 लिखते हैं, ठीक है बच्चों। यानी पहले उसका लेंथ रहा होगा रेडियस 2, एक कम कर देंगे तो 1 हो गया, यहाँ भी 2 लिखो, यहाँ 1 कम कर दिया। अब इसको चेक कर लो भाई, एरिया हो गया, ये आपका 4 हो गया, यहाँ एरिया 1 हो गया। अच्छा अब देखिए कितना की कमी हो रही है, 3 की, ठीक है। तो हम 3 किस पे 4 पर देखेंगे, यहाँ 100 हो गया बच्चों, कैंसिल करेंगे 4 से 25 बार में, 25 3 75, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगला प्रश्न को सुनिए बच्चों, ये जो प्रश्न बोला है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दुगना कर दिया जाए, कोण मतलब भुजा को दुगना कर दी जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ये कमी नहीं, यहाँ पर वृद्धि। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अच्छा बच्चों, मान लीजिए, अब बच्चों सुन रहे, दुगुना का मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए वर्ग की कोण जो है 100% रहा हो, अब कितना हो गया 200%। दुगुना करने का मतलब भाई 100% रहा होगा और उसने क्या किया, कह रहा उसको दुगुना कर दिया जाए। बोला ना प्रत्येक कोण को दुगुना कर दीजिए। अच्छा, यानी दुगुना करने का मतलब 100% रहा होगा 200% कर दिया। इसका मतलब 100% की वृद्धि हुआ बच्चों। कितने प्रतिशत का हुआ? 100। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए एक वर्ग का कोण ये है भुजा, और बोल रहा है इस भुजा को दुगुना कर दिया जाए। दुगुना का मतलब ये हो गया बच्चों, ये दुगुना देखिए, अगर ये 100% है तो ये 100% ये हुआ, मिलकर 200% हुआ। अब अगर हम फार्मूला वो लगाना चाहते जो भी पढ़े हम, तो उसमें देखिएगा हमेशा ये वृद्धि या कमी को दर्शाता है। तो अब यहाँ चेक करेंगे, वर्ग की भुजा पहले ये थी 100%, फिर 100% बढ़ा दिया, दुगुना किया तो 200% हुआ। ठीक है, अब देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, यानी पहले था 100%, देखो ये 100% था, अब इसको दुगुना कर दिया गया। दुगुना का मतलब 200% हुआ, आज कितना बढ़ा है 100%। तो निश्चित रूप से हमको यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे वो 100 वृद्धि हो रहा था, प्लस हमेशा प्रयोग करेंगे 100, ये 100 बच्चों, नीचे देखो 100। तो इस 100 से एक 100 खत्म हो गया, 3 बार 100 हो गया, यानी 300। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, मतलब नहीं तो फंस जाओगे। दुगुना मतलब 200% ले लिया और यहाँ 200 रखने चले गए, तो 200 200 400 400 यहाँ 4, फिर हल करेंगे 200 100 यहाँ से का, तो आपका और के, यानी पहले क्लियर करो, पहले इसका 100% माना, दुगुना किया तो 200% हुआ, कितना वृद्धि हुआ 100%। बस इसी लॉजिक के आधार पर आप इसको लगाओगे। तो आज मैंने बच्चों आपको क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न में से केवल क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को बताया मैंने। और भी प्रश्न आपको हम देंगे अलग से, इसको आप लोग करके हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आयतन पर आधारित प्रश्नों को अगले पार्ट में लेके आते हैं हम। चूँकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो रहा है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने चूँकि प्रश्न को बेसिक से भी बताया बच्चों, और अगले बार प्रयास करेंगे कि कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रश्नों का सलूशन करवा दें। तो बच्चों इतने प्रश्नों को आप में अगर समझाने में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। और चूँकि मैंने बोला कि बेसिक से अगर आपको समझना तो अलग से भी कर सकते हो, आप सीखना चाहे तो। चलिए बच्चों, अब इसके बाद अगला वीडियो लेकर फिर उपलब्ध होंगे।